तो हेलो एवरीवन, आज हम आ चुके हैं एक और नए लेक्चर पे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के, दैट इज़ न्यूक्लियस। अब हम अप टू द एंड तक आ चुके हैं चैप्टर के। न्यूक्लियस के बाद बस थोड़ा सा हम क्रोमेटिन पढ़ेंगे, न्यूक्लियोलस पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पढ़ेंगे, ठीक है, और हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ये सब न्यूक्लियस के आसपास की ही चीज़ें हैं, जो क्रोमेटिन है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमोसोम्स हैं, ये सब न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ने के बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी तुम कह सकते हो कि सिर्फ हमारा न्यूक्लियस बचा है, ठीक है। आज हम उसका एक पार्ट करेंगे। न्यूक्लियस को हम 2-3 पार्ट में कवर करेंगे, जैसे मैंने बताया, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लियस का आउटर स्ट्रक्चर। चलो करें। न्यूक्लियस को जो है वो डायरेक्टर ऑफ सेल कहा जाता है, या ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि सारा काम ये ही कंट्रोल करता है। जैसे हमारा ब्रेन है, वैसे सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। ये सिर्फ यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? नेकेड डीएनए, यानी कि डीएनए के ऊपर कोई ऐसे न्यूक्लियस टाइप की कवरिंग नहीं होती है, ऐसे ही डीएनए घूमता रहता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। या फिर सर्कुलर वाला होता है न्यूक्लियोइड। अब डिस्कवर्ड एज सेल ऑर्गेनेली बाय किसके थ्रू हुआ था? रॉबर्ट ब्राउन। भाई ये साइंटिस्ट के नाम है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मैं तुम्हें काफ़ी बार बता चुकी हूँ। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, शेल्टन, श्वान, जो भी हमने साइंटिस्ट पढ़े हैं, रॉबर्ट वर्चाउ भी पढ़ा है, जो भी है, रडोल्फ वर्चाउ। तो इन सब के नाम याद रखा करो, ठीक है, क्या क्या किस किस ने किया था। अब मैंने तुम्हें साइंटिस्ट के नेम बता दिए, अगर तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें थोड़ी रिवीजन करनी है तो बता देना इन सब का क्या क्या जो था हमारे कंट्रीब्यूशन था। ये रॉबर्ट ब्राउन हम देख ही चुके हैं। एब्सेंट इन मैच्योर मैमेलियन आरबीसी क्यों होता है एब्सेंट? क्यों होता है? क्योंकि उसे क्या करना होता है? आरबीसी को ऑक्सीजन कैरी करना होता है। ऑक्सीजन कैरी करने के लिए उसे स्पेस ज़्यादा चाहिए। एक तो उसकी शेप जो होती है वो क्या बनाई जाती है? कनकेव, ताकि वो अंदर की तरफ अपने रख सके, कटोरी की तरह उसकी शेप हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। और इसमें से सारी ऑर्गेनेल एब्सेंट हो जाती है, ताकि इसमें स्पेस ज़्यादा हो सके ऑक्सीजन रखने के लिए। इसका मेनली काम ही ये है कि ये हमारा जो है ऑक्सीजन टिश्यूज़ तक पहुँचाए, टिश्यूज़ तक या जो भी ऑर्गन्स हैं उन तक। और सीव ट्यूब सेल जो होते हैं उनमें भी, सीव ट्यूब सेल में क्यों एब्सेंट होता है? अब सीव ट्यूब सेल का काम करेगा कौन? कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल एक टाइप से ये लोग एसोसिएशन में रहते हैं। ऐसे होता है जैसे प्लांट्स के अंदर, ये मान लो अगर सीव ट्यूब सेल है तो इनके साथ ऐसे कंपेनियन सेल्स ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, और इसका काम भी दोनों का काम संभालता है कंपेनियन सेल वाला न्यूक्लियस, ठीक है। इसलिए इसमें भी एब्सेंट हो गया है। अब नंबर देखो, नंबर नॉर्मली एक सेल में एक ही होता है न्यूक्लियस, बट वैरी कर सकते हैं। जैसे कि 2 न्यूक्लियस होता है पैरामीशियम में, याद करो हमने वो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है उसमें पढ़ा था। और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहाँ कहाँ होती है? जहाँ पे हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, लाइक स्केलेटल मसल फाइबर। जहाँ पे हमें नरिशमेंट की ज़रूरत है, लाइक एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। एंडोस्पर्म जो है वो नरिशमेंट के लिए होता है किसी सेल की। अगर तुम्हें मैं आगे वाले 12th क्लास में एक एग्जाम्पल आएगा वो बताऊँ तो जो हमारे सर्टोली सेल यानी नर्स सेल होते हैं वो भी सिंसीशियम कंडीशन में होते हैं। सिंसीशियम मतलब कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को ही सिंसीशियम कहते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। और फाइकोमाइसिटीज जो क्लास होती है फंजाई की, उधर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है न्यूक्लियस का, सभी एक जगह जैसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं। हाइफा जो है उसके अंदर कोई भी सेप्टम प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसे 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 प्रेजेंट होते हैं। बट और जो बाकी क्लासेस होती है उनमें हायर क्लासेस जो बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, उनमें ऐसे जो है सेप्टम आ जाते हैं बीच में न्यूक्लियस के, इसलिए उन्हें हम क्या नहीं कह सकते? मल्टी न्यूक्लिएट नहीं कह सकते। और टेपेटम, टेपेटम क्या होता है? जो हमारा एंथर होता है ना, एंथर की एक लेयर है। एंथर क्या होता है? जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनका मेल पार्ट, मेल पार्ट की 3 लेयर होती हैं, उनमें से एक लेयर होती है टेपेटम, और टेपेटम का काम है नरिशमेंट। ये तो तुम मतलब भले ही याद कर लो कि जहाँ पे नरिशमेंट चाहिए ना वहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाएगी अपने आप, ठीक है। अब देखो ये न्यूक्लियस का छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन भी कर दिया और कुछ मैं बता देती हूँ कि ये जो अंदर का है ये हमारा डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बीच में जो स्पेस है इसे बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि 10 से 50 नैनोमीटर तक का एरिया कवर करती है। और ये है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस, ये सब होते हैं।
न्यूक्लियर पोर का क्या काम है? आरएनए और जो प्रोटीन है उनका बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करवाता है, यानी कि यहाँ से अगर मान लो आरएनए अंदर है तो आरएनए बाहर जाएगा, वो दो सब यूनिट हमारी अटैच होंगी, यहाँ प्रोटीन बन जाएगा और जहाँ चाहिए वहाँ चला जाएगा प्रोटीन, या फिर अगर हमें अंदर न्यूक्लियस के अंदर भी चाहिए तो अंदर चला जाएगा प्रोटीन। ठीक है, इस टाइप से काम होता है। ये दो मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बनता है, ये तो तुम्हें दिख ही रहा है, दो मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बना हुआ है ये। ठीक है, और बाकी इसके अंदर कुछ चीज़ें और हैं जो सेल डिवीजन वाले चैप्टर में है, मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ कि ये जो है ना, जब सेल डिवीजन हमारी स्टार्ट होती है, मैं फेजेस के नाम नहीं लूँगी, तुम कंफ्यूज कर जाओगे अभी, और हमें इतनी कंफ्यूजन लेनी नहीं है। जब ये सेल डिवीजन बिल्कुल स्टार्ट होती है ना, तो ये सब प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेली, एक सेल के अंदर सब कुछ होता है। ठीक है, लेकिन जब डिवीजन स्टार्ट होती है ना, होता क्या है, जो इसके अंदर का ये क्रोमोसोम और जेनेटिक मटेरियल है ना, ये कंडेंस होना शुरू कर देते हैं, यानी कि थोड़े दिखने लग जाते हैं, ये कह लो। अगर तुम माइक्रोस्कोप के नीचे नॉर्मल सेल देखोगे जो डिवाइडिंग नहीं है, उसमें तुम्हें नहीं दिखेंगे क्रोमोसोम या कुछ भी, क्रोमोसोम्स नहीं दिख पाएंगे। लेकिन अगर तुम देख रहे हो डिवाइडिंग सेल, तो उसमें कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं क्रोमोसोम और दिखने लगते हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर जब स्टार्ट होती है सेल साइकिल, उसके थोड़ी देर बाद अलग अलग चेक पॉइंट्स होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से। जैसे ह्यूमन की सेल साइकिल 24 आवर्स की होती है, और अगर कोई और सेल है तो उसकी कुछ मिनट्स की भी हो सकती है, अलग अलग होता है। तो जब स्टार्ट होती है तो कंडेंस होना शुरू होते हैं क्रोमोसोम, और ये सारे ऑर्गेनेल गायब हो जाते हैं। ये बाहर का जो ये न्यूक्लियर एनवेलप है ये गायब हो जाता है, बाहर जो कोई ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जो भी तुम्हें पता है ऑर्गेनेल, वो सब गायब। सिर्फ क्या बचा है, एक गाढ़ा गाढ़ा हमारे पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए बच जाता है, यानी कि क्रोमोसोम के फॉर्म में वो कंडेंस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब सेल अल्टीमेटली डिवाइड कर देता है, दो में बन जाता है, फिर से ये वैसा ही हो जाता है, फिर से ऑर्गेनेल्स दिखने लगते हैं, और हमारा जो डीएनए है वो फिर से डीकंडेंस होने लगता है, धागे के फॉर्म में आने लगता है। ये पूरी सेल साइकिल होती है, मैंने इन शॉर्ट बताई है। जब हम सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।